हो तो आप पुनः प्रतीक भेज। जी प्रतीक हमारे नमस्कार मैम गेस्ट जी। हमारे बीच में आ चुके हैं और वो जी सीमा नाम की आईडी से जुड़े हुए हैं। सो बच्चों, अब एकदम डिसिप्लिन के साथ गेस्ट का वेलकम करके बाकी सारी बात। प्रतीक, प्लीज स्टार्ट करो प्रोग्राम। जी 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 जी। पुनः एक बार आप सभी को नमस्कार, और जिसका हमें इंतज़ार था। जी हाँ, हमारे आज के अतिथि परम आदरणीय विधायक जी नारायण बेनीवाल जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। डिजिटल बाल मेला की पूरी टीम की ओर से मैं प्रतीक शर्मा सर का पटल पर इस डिजिटल प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है नारायण बेनीवाल जी। एक बार आप लोगों से, हाँ, सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लें ताकि बिल्कुल व्यवधान ना हो। और सर, मैं आपको चंद पंक्तियां अर्पित कर रहा हूँ। असंभव नहीं है जग में अगर तू ठान ले। असंभव नहीं है कुछ जग में अगर तू ठान ले। जो सोचेगा वो पाएगा, बात तो यह जान ले। जो सोचेगा वो पाएगा, बात तो यह जान ले। परिश्रम की राह पर चलकर अपने लक्ष्य को पहचान। परिश्रम की राह पर चलकर अपने लक्ष्य को पहचान। जग में सफलता का यह मूल मंत्र तू मान। यह मूल मंत्र तू मान। पुनः एक बार स्वागत है नारायण बेनीवाल जी का डिजिटल बाल मेला के इस डिजिटल प्रांगण में। स्वागत है सर। जी, तो अब सर, आपको डिजिटल बाल मेला के बारे में विस्तार से बताने के लिए, ताकि आप इस मुहिम को और अच्छे से जान सकें, इस मुहिम के बारे में और समझ सकें, मैं बुला रहा हूं अपने डिजिटल बाल मेला की टीम से अपनी साथी तशवी को। ताशवी, आप आइए और सर को डिजिटल बाल मेला के बारे में विस्तार से बताइए। ताशवी। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम तशवी शर्मा है। माननीय अतिथि श्री नारायण बेनीवाल जी और डिजिटल बाल मेला की पूरी टीम को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको डिजिटल बाल मेला 2021 के बारे में बताने जा रही हूँ। इस आयोजन की थीम बच्चों की सरकार कैसी हो है। इसके माध्यम से हम बच्चों को सरकार के कार्य प्रणाली के बारे में जागरूक करने का प्रयास करते हैं। डिजिटल बाल मेला का मानना है कि बच्चे हमेशा तस्वीर में एक नया नजरिया लाते हैं। इसलिए हमने बच्चों से कहा है कि वे सरकार और उनके मुद्दों के बारे में अपने विचार और राय साझा करें, जिन्हें वे इसका हिस्सा होने पर हल करने हल करना चाहते हैं। अंत में सबसे प्रभावशाली विचार वाले बच्चे को राज्य विधानसभा में बच्चों के लिए आयोजित एक विशेष सत्र में देश के सामने प्रस्तुत होकर अपने मन की बात से संबोधित करने का मौका दिया जाएगा। धन्यवाद। आभार ताशवी। तो सर, बताया जैसे कि ताशवी ने डिजिटल बाल मेला के बारे में, बच्चे बता रहे हैं, सरकार को अपने सुझाव दे रहे हैं, सरकार की कमियां व अच्छाइयां गिना रहे हैं, और अंत में जो सबसे प्रभावशाली बच्चे होंगे उन्हें राजस्थान की विधानसभा में अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। सर प्लीज़ आप अपना एक बार माइक भी अनम्यूट कर लीजिए ताकि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अब जो डिजिटल बाल मेला की पूरी टीम है वो सर के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए उत्साहित है, उत्सुक है। तो अब सर के बारे में विस्तार से बताने के लिए, ताकि बच्चे सर को और अच्छे से समझ पाएं, मैं बुला रहा हूं अपने साथी जोगाराम को। जोगाराम, आप आइए और सर के बारे में हमें विस्तार से बताइए। स्वागत है जोगाराम। नमस्कार, मैं जोगाराम, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खुमे की बेरी बाड़मेर, नारायण बेनीवाल विधायक महोदय, आपका डिजिटल बाल मेला के मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, भारतीय राजनीतिज्ञ नारायण बेनीवाल राजस्थान राज्य के खिंवसर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, जो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। साल 2019 में नारायण बेनीवाल जी ने
कांग्रेस के हरिंदर मिर्धा को 4,730 वोटों से मात देकर नागौर जिले के खिंवसर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी। ये नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी के भाई हैं। सत्ता में आकर नारायण बेनीवाल जी ने हमेशा से ही राज्य में महंगाई, किसानों के उत्थान, युवाओं को रोजगार, अपराधियों को सजा जैसे मुद्दों पर आवाज उठाई है। बीजेपी और कांग्रेस से अलग पार्टी बनाकर देश का विकास करने के लिए वो हमेशा से ही सक्रिय भूमिका निभाते आए हैं। सोशल मीडिया के साथ ही उन्होंने जनता से सीधा संपर्क बनाकर लोगों को जागरूक किया है। ऐसे में बेनीवाल से ये जानना दिलचस्प होगा कि आखिर कैसे देश राज्य में थर्ड फ्रंट कामयाबी पा रहा है। डिजिटल बाल मेला के में बच्चों से यहीं से सीधा संवाद करेंगे विधायक महोदय, जिसमें बच्चे राजनीति में उनके सफर की शुरुआत के साथ ही उनकी योजनाएं भी जान सकते हैं। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत। जी, जय हिंद। आभार जोगाराम। जैसा कि आपने बताया सर तीसरे फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कुछ पंक्तियां रख रहा हूं। जाति हारे धर्म हारे और हारे धन पैसा, जाति हारे धर्म हारे और हारे धन पैसा, सगा संबंधी निज सुत हारे, हारे प्रियतम जैसा, हारे प्रियतम जैसा, चमकती चांदी देख तेरा यह ईमान न हारे, अपना हारे तो हारे कोई विद्वान न हारे, कोई विद्वान न हारे। जी हाँ, इसी प्रकार के विद्वान नारायण बेनीवाल जी जुड़े हुए हैं और जनता के आशीर्वाद से उन्होंने जीत भी हासिल करी विधानसभा चुनाव में। तो अब आज बच्चों की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए सर हमारे बीच में जुड़े हुए हैं और हम अपने प्रश्नों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। उससे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं नारायण बेनीवाल जी को कि वे अपने राजनीतिक सफ़र के बारे में, जो हमारे साथ छोटे छोटे साथी जुड़े हुए हैं, उन्हें विस्तार से बताएं। स्वागत है सर। धन्यवाद भाई प्रतीक। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम डिजिटल बाल मेला में जो जुड़े हुए हैं प्रतिभागी, जो मासूम बच्चे जो दिख रहे हैं और शब्दों से आप लोग बहुत विद्वान लग रहे हो, ऐसा भी मुझे पता है कि आप लोग जरूर इस कार्यक्रम की खूब अच्छी रूपरेखा आप लोगों ने बनाई है और मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामना भी प्रेषित करता हूँ, क्योंकि आप लोग ही भारत का भविष्य हो। आने वाले दिनों में चाहे वो राजनीति के बड़े पद हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारियों के बड़े पद हो, या देश सेवा का जज्बा जो आजकल के बच्चों में बहुत फूट फूट के भरा हुआ है, मैं परमपिता परमेश्वर से आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रेषित करता हूँ और ये भगवान से कामना करता हूँ कि आज जो नन्हे मुन्ने बच्चों के जो हंसी, जो मुस्कुराहट जो मुझे स्क्रीन पे दिख रही है, भगवान करे आप हमेशा जीवन में मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें और नित नई अच्छी अच्छी योजनाएं जो सरकार में बैठे बड़े लोग जो नीति निर्धारक हैं उन तक आपकी आवाज भी पहुंचे, आपकी बातें भी पहुंचे और आपके अच्छे विचार जो है निश्चित रूप से आने वाले देश के लिए भविष्य निर्धारित करेंगे, ऐसी मैं कामना प्रभु से करता हूँ। मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत बताने से पहले मैं मेरी शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं कि मैंने जो उच्च प्राथमिक शिक्षा जो है, मैंने एक छोटा सा गांव नागौर जिले का बरण गांव, जहाँ मेरे पिताजी 55 साल तक हमारा परिवार पहले सरपंच के पद का आसीन रहा और कोऑपरेटिव का जो मूवमेंट है उसमें मेरे पिताजी ने बहुत बड़ी भूमिका भी निभाई। मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे, जो बैंक जो होती है NCCB नागौर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, उसके अंदर भी डायरेक्टर पद पे रहे और हमेशा गरीब को गणेश मान के उन्होंने एक नई शुरुआत की थी कि जब तक समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को हम लोग राजनीति के जो उच्च पदों पर बैठे लोग हैं, हम हमारी जो मूल जो भावना ये होनी चाहिए, हमारे अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्य क्या है। जो समाज के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति है जो हमसे एक उम्मीद करता है, एक सपने अपने आंखों में देखता है अपने प्रतिनिधि को लेके, उन सपनों को हम पूरा करें, उसी को लेके मेरे पिताजी जो लंबे समय तक सरपंच रहे, उसके बाद 77 के अंदर सबसे पहले मेरे पिताजी राजस्थान विधानसभा के सदस्य बने
उसके बाद 85 के अंदर फिर राजस्थान विधानसभा से मूंडवा विधानसभा को उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया। उसके बाद छात्र जीवन में ग्रामीण परिवेश में उच्च प्राथमिक शिक्षा हासिल करने के बाद मैंने, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का विद्यार्थी था और उस टाइम जब 90 के दशक के अंदर जयपुर में महावीर जैन स्कूल जो है वो सबसे बड़ा हिंदी मीडियम का, उस टाइम दो ही बड़े स्कूल होते थे हिंदी मीडियम के, महावीर स्कूल और महेश्वरी स्कूल। तो मैंने महावीर स्कूल से हिंदी मीडियम में 10th और 9th और 10th की पढ़ाई की। उसके बाद महेश्वरी स्कूल से मैंने 11th और 12th की पढ़ाई की, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है वो बायोलॉजी था और महावीर स्कूल के अंदर बायोलॉजी था नहीं, तो मुझे महेश्वरी स्कूल के अंदर दाखिला लेना पड़ा। उसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठित महाविद्यालय महाराजा कॉलेज से मैंने बीएससी बायोलॉजी के अंदर इसकी डिग्री ली, स्नातक की। और उसके बाद मैं आर्य पोदार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर मैंने एमबीए की डिग्री लेने के लिए मैंने दाखिला लिया और 2 साल की वहाँ अध्ययन भी किया, लेकिन उन्हीं को कुछ, प्रभु को और कुछ मंजूर था। और उसके बाद वापस यहाँ सेवा के लिए हम लोग नागौर जिले के अंदर, जहाँ हमारे मेरे पिताजी ने खूब लंबी चौड़ी सेवा यहाँ लोगों की थी। और उसी दरमियान मेरे बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल है, तो युवा लोग जिनको आदर्श भी मानते हैं। और राजनीति के अंदर हर मंच के ऊपर जो बेबाकी जो है, बेबाकी के अंदर यदि किसी का नाम आता है तो सबसे पहले हनुमान बेनीवाल का नाम आता है। प्यारे बच्चों, आप लोग भी अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे प्रिंट मीडिया का हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, हनुमान बेनीवाल जी को आप जरूर देखते होंगे। और लेकिन एक चीज आपको जान के बहुत अत्यंत प्रसन्नता होगी कि हनुमान जी बेनीवाल को बच्चे लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जहाँ भी जाते हैं वो बड़े सहज और सरल स्वभाव के से ये कहते हैं कि हमारा हनुमान आ गया। उनको इतना, मतलब बच्चे लोग जो है वो इतना प्यार करते हैं, उसी का, उन लोगों का ही प्यार प्रेम और आशीर्वाद है कि 3 बार वो क्योंसर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। उसके बाद इस बार भारतीय जनता पार्टी की जब राष्ट्रवाद की बातें थी तब हनुमान जी बेनीवाल ने गठबंधन करके और नागौर लोकसभा सीट से सांसद के रूप में निर्वाचित होके और यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अभी जब किसान आंदोलन की बात आई और प्रत्येक नौजवान बच्चा और किसान परिवारों के जो लोग थे उन्होंने किसान बिलों का विरोध किया, तो बिना अपनी राजनीतिक नफा नुकसान का आकलन किए एक सहज और सरल हृदय की थी और बेबाकी अंदाज में जिन्होंने राजनीति की, हनुमान जी बेनीवाल ने तुरंत एनडीए से गठबंधन तोड़ के और अपनी आरएलपी पार्टी को मजबूत करने के लिए गांव गांव और गाड़ी गाड़ी तक वो प्रयास करें। हमारा प्रयास है, हनुमान जी बेनीवाल का एक नारा है कि सिर्फ शासन करना हमारा मकसद नहीं, तो जैसे कवि ने कहा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मैं चाहता हूं कि तस्वीर बदलनी चाहिए। और उनका भी ये नारा है कि व्यवस्था परिवर्तन जब तक यहाँ राजस्थान के अंदर नहीं होगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब ये है कि जो नीति निर्धारक लोग हैं या ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग हैं या जहाँ नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन होता है, चाहे वो कलेक्टर का कार्यालय हो, चाहे वो तहसीलदार का हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी थाना कुछ भी हो, वहां जब तक पीड़ित व्यक्ति को पूरा सम्मान और न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारी व्यवस्थाएं नहीं बदलेगी। जिस दिन हमारी व्यवस्था में परिवर्तन हो गया उस दिन लोकतंत्र जिन लोगों ने बढ़ाया, जिन लोगों ने आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि लोकतंत्र की स्थापना हो और समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को न्याय मिले, उसकी लोकतंत्र के अंदर हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। इन्हीं सब कामों को लेके, यही सब एजेंडे लेके और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो संयोजक है हनुमान जी बेनीवाल, वो अलग जगह रहे गांव गांव और गाड़ी गाड़ी तक। और हम हमेशा समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को और गरीब को गणेश मान के हम सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप लोग भी सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्मों से आपको भी ध्यान है कि जब विधानसभा चलती है तब हम युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए और बहुत ऐसी योजनाएं जो या क्रियान्वयन जिनका होना चाहिए उसको लेकर हम हमेशा संघर्ष करते हैं। आपको पहले भी दिखे और आगे भी आप लोगों से डिजिटल बाल मेला संवाद कार्यक्रम में ये वादा आप लोगों से करते हैं। नन्हे मुन्ने नौनिहाल, जब आप लोग मुस्कुराते हो तो हमारे को भी एक नई ऊर्जा का संचार हमारे अंदर भी होता है और हम एक प्रयास करते हैं कि माँ शारदा हमेशा हमारे कंठों में विराजमान होके और हमें ऐसी बुद्धि दे कि जो हम सिर्फ अपने अधिकारों को ही नहीं,
हम अपने कर्तव्य पथ में ईमानदारी से चले, आगे बढ़े। और आप सब लोगों को इस बाल मेले में जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं और मेरा आशीष आपको कि आप लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ोगे और आने वाले दिनों के अंदर देश में नीति निर्धारक, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो और चाहे न्यायपालिका हो, जिस समाज में आप लोग जुड़े हो, इनमें से बहुत सारे बच्चे आप लोग कहीं न कहीं पदों में मुझे नजर आओगे, ऐसी मैं भगवान से उम्मीद और अरदास करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आभार सर। जैसा कि आपने बोला, युवा बेरोजगार व किसान के लिए आप लड़ते आए हैं, यही कारण है कि आप जनता के चहेते हैं, हनुमान जी जनता के चहेते हैं। तो अब सवालों के सिलसिले की ओर बढ़ते हैं और आज का ये सिलसिला शुरू करते हैं। पहले प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूँ हमारे साथी जोगाराम को। जोगाराम सर आप अपना नमस्कार। प्रश्न पूछें। नमस्कार। नमस्कार। मैं जोगाराम, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खुमे की बेरी, जिला बाड़मेर। सर मेरा प्रश्न यह है कि विद्यार्थी अध्ययन के साथ साथ राजनीति में किस प्रकार संतुलन बनाकर प्रगति की राह पर आगे बढ़े। देखिए जोगाराम, किसी भी आदमी के जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो रोल जो चीज अदा करती है वो है लिटरेचर, साहित्य जो है। आप अच्छा साहित्य पढ़ें, जो राजनीति में अच्छे लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका साहित्य पढ़ें और वो लोग क्या क्या करते हैं। आप पढ़ाई के अलावा भी, क्योंकि पढ़ाई तो ये मुख्य चीज हो गई, और लोकतंत्र के अंदर भी आप देखते हो कि जो पढ़ लिख के और जो छात्र जीवन से जो छात्र राजनीति करके और जो राजनीति में आए वो लोग इतने प्रखर वक्ता भी हैं, उनकी सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ भी है। तो शिक्षा तो सबसे पहले जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ ऐसा साहित्य जो सफल नेता है उन लोगों के साहित्य की भी आप बराबर अध्ययन करें और इस संतुलन के अंदर, क्योंकि वैसे देखना में है कि जब बच्चा पढ़ रहा होता है और राजनीति की बातों के अंदर यदि वो इंटरेस्ट लेता है तो उससे घर वालों को थोड़ा न थोड़ा कहीं ये चीज बुरी लगती है, अखरती है कहीं पे। तो उनको भी आप ये कहें कि हमारा जो प्रथम जो हमारा मोटो है, मेन हमारा मकसद है शिक्षा ग्रहण करना, लेकिन इसके साथ साथ हम हो सकता है कि इस फील्ड में भी आगे बढ़े, क्योंकि जो 3 इडियट्स फिल्म जो अधिकतर बच्चों ने देखी है और मैंने भी उसको 4-5 बार देखी है। तो सफलता का वैसे कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये बात ठीक है, लेकिन आपकी रुचि यदि है, कोई भी काम यदि आप जिस काम के अंदर आपकी रुचि है और वो काम आप करोगे तो निश्चित रूप से उसके अंदर सफल होने के चांस ज्यादा है। तो आप अच्छे नेताओं का, जो अच्छे वक्ता है या देश के अंदर जिन लोगों ने अच्छा योगदान दिया है उन लोगों का साहित्य आप लोग जरूर पढ़ें। थैंक यू सर। भैया मेरी क्लास है तो आप मेरा क्वेश्चन ले लीजिए। बिल्कुल रिद्धि, आप अपना क्वेश्चन पूछिए, आप बहुत एक्साइटेड हो। नमस्कार सर, मैं उत्तराखंड से रिद्धि कोहली आपका डिजिटल बाल मेला में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, जब नेता अपना दल बदल लेते हैं तो वोटर्स अपने आप को ठगा महसूस करते हैं, तो आपका इसमें क्या विचार है? इसके अंदर बेटा हम भी ये प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे कानून बनने चाहिए कि व्यक्ति जो है, कई बार ऐसा होता है जो अच्छा काम जो करता है पार्टियों में अंदर उसको भी पार्टियां बाहर निकाल देती है, तो फिर वो दूसरा सिंबल लेके चुनाव लड़ता है। तो हम लोग भी ये प्रयास करते हैं इसके अंदर कोई ऐसे कानून बने कि पार्टियों को भी जो है वो नैतिक रूप से ये विश्लेषण करना चाहिए कि कौन व्यक्ति जो है वो अच्छा काम कर रहा है। उस व्यक्ति को यदि आप आगे लाओगे तो निश्चित रूप से समाज का भी भला होगा और ऐसे जो हालात जो है वो हालात नहीं बनेंगे। रिद्धि बेटा जी, काफी अच्छा क्वेश्चन था रिद्धि आपका। हाँ, तो अब अगला क्वेश्चन के लिए मैं बुला रहा हूँ ख्वाहिश को। ख्वाहिश, आप अपना क्वेश्चन पूछिए सर से। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम ख्वाहिश गुप्ता है और मैं क्लास 3 की स्टूडेंट हूँ। तो आज का मेरा सवाल है कि केंद्र सरकार में थर्ड फ्रंट अपना कितना मोर्चा जमा पाएगी? बिल्कुल, इसके अंदर पूरे चांस है। आज के जो देश के हालात हैं बेटा, उसके अंदर निश्चित रूप से हर व्यक्ति जो है, देश का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अब जो बड़े जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनकी जो सरकार है, अब आप देख रहे हैं कि कहाँ चाहे गैस के दाम हो,
चाहे पेट्रोल डीजल के दाम हो या रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं उनके जो दाम है वो आसमान छूने लगे, नीतियां ऐसी बड़ी जो पार्टियां ऐसी नीतियां लेके नहीं आई, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों के अंदर भारत के अंदर थर्ड फ्रंट की बहुत बड़ी भूमिका की में गुंजाइश भी है। और निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ भारत के अंदर जो केंद्रीय सरकार जो है उसके अंदर अंदर भी थर्ड फ्रंट निश्चित रूप से सफल होगा। जी, थैंक यू। हाँ। अब अगले प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूँ अनादि अग्रवाल को। अनादि, आप अपना प्रश्न पूछिए। थैंक यू। नमस्कार सर, मेरा नाम अनादि अग्रवाल है। मैं क्लास 9 की स्टूडेंट हूँ। मैं छोटी सादी प्रतापगढ़ नगर की। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब अल्पमत वाले दल आपस में मिलकर सरकार बना लेते हैं और सबसे अधिक बहुमत वाले दल को विपक्ष में बैठना पड़ता है, अगर ये नियम संवैधानिक रूप से सही लगता है तो ये नियम और भी विभागों में क्यों नहीं लागू किया जाता? तब तो सिर्फ 3 दोस्त आपसी सहमति से मिलकर जो बहुत कम नंबर लाते हैं उनके नंबर मिलाकर पास हो सकते हैं ना। मैं इसके अंदर मेरा निजी विचार यही है कि ऐसी भगवान ना करे ऐसा काम पड़े। आप तो ये सोचो कि बहुत अच्छे अंक आपको लाना है, मिल के पास नहीं होना है। आप ये सोचो कि उस मेरिट में हम कैसे आए हैं, ये जब सोचोगे ना आप तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप लोग सफल होगे। ये अल्पमत की सरकारें जो बन रही है ना, इससे तो देश का बंटाधार हुआ है कई जगह बेटा। आपको ऐसा नहीं सोचना कभी कि 2-3 स्टूडेंटों के अंक मिला के उनको पास कर दें, ये अशुभ संकेत नहीं होंगे देश के लिए। हम तो ये चाहते हैं कि आप था कि क्या थर्ड फ्रंट गलत नहीं लगता? आवाज आपकी नहीं आ रही बेटा, एक बार वापिस बताएं। शायद वो ये पूछ रही थी कि क्या थर्ड फ्रंट गलत नहीं होता? थर्ड फ्रंट तो गलत कैसे होगा, आप ये बताएं। जैसे इस हमारे देश की यदि हम बात करें और सबसे ज्यादा जो बच्चों को प्रिय जो चीज है वो चीज आप आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो आमूल जो परिवर्तन हुए, जो क्रांति आई। अब जब ग्रेजुएशन करके निकल रहे थे तब हमारे यहाँ सिर्फ एसआर और ओएसिस 2 मोबाइल की बड़ी कंपनियां काम करती थी। और उस टाइम आपको बेटा जानकर आश्चर्य होगा कि इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों पे बहुत बड़ा पैसा लगता था और हर आदमी मोबाइल फोन को यूज नहीं कर सकता था। अब जब और ज्यादा ऐसी कंपनी आई तो आप देख रहे हो ना, इनकमिंग भी फ्री कर दिया, आउटगोइंग में भी बहुत कम पैसा होगा। इसका मतलब ये सेवा का जो सर्विस प्रोवाइडर जितने अधिक होंगे उतना ही आप लोगों को लाभ होगा। तो निश्चित रूप से थर्ड फ्रंट में यदि अलग अलग पार्टियां देश में आ रही है और ईमानदारी से यदि वो काम कर रही है तो बेटा इसका कहीं ना कहीं जरूर लाभ होगा, सेवा करने वाले ज्यादा लोग मिलेंगे। अदरवाइज दिल्ली प्रणाली में भी कई जगह ऐसा हुआ है कि वो उन लोगों की जो दादागिरी या ऑटोक्रेटिक टाइप के जो लीडर हैं वो बन के उभरे और उसका अंतिम जो परिणाम जो होता है वो देश के लिए और समाज के गरीब तबके के लोगों के लिए नुकसानदेह होता है। जी सर। अब आगे बढ़ाते हुए अपने सवालों के सिलसिले को मैं बुला रहा हूँ पुनीता को। पुनीता, प्रश्न पूछिए अपना आप। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम पुनीता है, मैं संग्रिया हनुमानगढ़ जिले से हूँ। मेरा आपसे यह सवाल है कि राजनीति में कांग्रेस है, बीजेपी है और ये आपकी अलग पार्टी आरएलपी, ये क्यों बनाई गई है? ये आप लोगों की सेवा के लिए बनाई गई है बेटा। कि जब बीजेपी और कांग्रेस ज्यादा दादागिरी करे ना तब आप लोगों के प्यार से थोड़ा हमारे हाथ में हो ताकि हम आप लोगों की ज्यादा सेवा कर सकें, इसके लिए बनाई गई। थैंक यू सर। सर वैसे आपका क्या मानना है, ये बच्चे बड़े हैं या इनके सवाल कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हैं? वो ये मैं मानता हूँ कि जो देश जो है ना वो निश्चित रूप से देश का भविष्य मतलब अच्छा है जी। क्योंकि जो मैच्योरिटी जो बच्चों में है ना, मैच्योरिटी पॉलिटिक्स को लेके, ये ऐसे जैसे विधायक और सांसद जो संवाद करते हैं ऐसी बातें पूछ रहे हैं, निश्चित रूप से देश का भविष्य अच्छे हाथों में जाएगा, ये पिता में भरोसा है। जी। माही जैन, आप अपना प्रश्न पूछिए सर से।
नमस्कार सर, मैं माही जैन कुशलगढ़ से। मेरा आपसे क्वेश्चन है, पहले हमारे भारत में बीजेपी, कांग्रेस और अन्य छोटी-मोटी पार्टियां चुनाव लड़ा करती थी, लेकिन अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि बीजेपी अकेली और अन्य पार्टियां गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। तो क्या इसे ही थर्ड फ्रंट का नाम दिया जा रहा है सर? देखिए, थर्ड फ्रंट का मतलब गठबंधन की जो बातें हैं, इसी को हम थर्ड फ्रंट कहेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जो दल है, जो क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय दलों से गठबंधन से ही तो थर्ड फ्रंट बनेगा कहीं ना कहीं। और आज धीरे धीरे स्थिति ये आ रही है कि कांग्रेस जो है वो एक दो स्टेट को, यदि हम पंजाब या एक आध स्टेट को यदि हम छोड़ दें, तो कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पे चली गई है। बीजेपी ने निश्चित रूप से अच्छा परफॉर्मेंस किया है और काफी ज्यादा स्टेट में बीजेपी आई है। लेकिन आज भी यदि हम पूरे देश के सिनेरियो की हम बात करें, तो क्षेत्रीय दल जो है वो हर जगह हावी है। और क्षेत्रीय दल से वहां के स्थानीय लोगों का जुड़ाव ज्यादा होता है। और यदि ईमानदारी से काम करें तो क्षेत्रीय दल से विकास की जो दर है वो निश्चित रूप से क्षेत्रीय दल का काम करें लंबे समय से, वो अच्छा विकास भी हो, इससे भी हम मना नहीं कर सकते। क्योंकि अब जिन्होंने बहुत ज्यादा सालों तक सत्ता का सुख भोग लिया, अब वो कहीं ना कहीं वो लोग अपने कर्तव्यों से विमुख होते जा रहे हैं। और आप ये देख रहे हो, चाहे अभी बीजेपी जैसे शासन के अंदर है, महंगाई कहाँ चली गई, आप ये सारा सिस्टम आप लोग मीडिया और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देख रहे हो। तो प्यारे बच्चों, इसके बारे में मैं तो इतना ही कहूंगा कि थर्ड फ्रंट जो है, दो जितने भी क्षेत्रीय दल है, उन सबका अलायंस बन के और ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ एक बहुत अच्छा मोर्चा जो तैयार हो रहा है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों के अंदर भारत की जो भविष्य भी तय करेगा। और गांव का जो गरीब व्यक्ति जो उम्मीद भी करता है शासन प्रशासन के लोगों से, वो भी उनको देगा। जी सर, धन्यवाद। जी, काफी बड़ी बात कही सर आपने। अब अगले प्रश्न के लिए थोड़ा प्रतीक भैया, मैं पूछूं? अभी मैं आपका नाम ले रहा हूँ, मैंने नाम सबके लिख रखे हैं, तो अभी मैं आपका नाम लेता हूँ। अभी माही से थोड़ा पीछे चलते हैं और बुलाते हैं उनके भाई को, काव्य को। काव्य, अपना प्रश्न पूछिए आप। नमस्कार सर, मेरा नाम काव्य गादिया है और मैं कुशलगढ़ से हूँ। सर, मेरा आपसे यह क्वेश्चन है कि बढ़ती महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? कब तक हमें महंगाई का सामना करना पड़ेगा? कब तक थम जाएगी ये महंगाई? सर, हम बहुत परेशान हैं इस महंगाई से। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है बेटा। और ये तनाव जो अभी से आप लोग झेलोगे ना, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे और उसके लिए आपसे भी ये, आप भी अपने मम्मी पापा से सबसे कह के और अच्छी पार्टी, अच्छा व्यक्ति, देखिए पार्टी के पीछे हम भागते हैं, और इसलिए आज ये जो हालात जो है, अच्छे व्यक्ति को लोकतंत्र में हम लोग जिंदा रखेंगे तो निश्चित रूप से महंगाई भी जाएगी, देश भी विकास करेगा। और हम सब लोग जो आज भय और इसका वातावरण जो बन रहा है पूरे देश के अंदर, बच्चे सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, तो अच्छे नेताओं को, अच्छे लीडर को यदि आप आगे लाओगे तो निश्चित रूप से महंगाई पे भी काबू करेंगे और देश में भी एक अच्छी शुरुआत सारी योजनाओं की हम सब लोग करेंगे। ये बेटा मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा तो निश्चित रूप से महंगाई पे भी हम लोग अंकुश लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू सर। जी काव्य, अब अगले प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूँ निशा प्रजापत को। निशा, अपना प्रश्न आप पूछिए। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम निशा प्रजापत है और मैं जयपुर जिले की रहने वाली हूँ। सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अभी कोरोना काल में केंद्र द्वारा जो बजट बनाया गया है वो गिर रहा है, और अगर ये बजट दोबारा बनता है तो इसमें शिक्षा को क्या तकनीकी से जोड़ा जाएगा? और अगर इसमें शिक्षा को तकनीकी से जोड़ा जाता है तो इसमें शिक्षा के लिए क्या क्या खास प्रावधान होंगे? ये बेटा बहुत बड़ी बात आपने मेरे से पूछी है। तो ये सारी जो नीतियां हैं, चाहे वो यूजीसी हो या जो केंद्र सरकार की जो योजना है, लेकिन कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और ये बहुत बड़ा अवसर है। जब आपदा के अंदर अवसर ढूंढने का बहुत बड़ा मौका है। और निश्चित रूप से जो अच्छे इंस्टीट्यूट जितने भी थे, उन लोगों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सहारा लेके और जो ऑनलाइन क्लासेज या ऐसे जितने भी कार्यक्रम उन लोगों ने चलाए, ये प्रयास सरकार का रहना चाहिए कि ये भी एक अल्टरनेट है। आने वाले दिनों में ऑफलाइन क्लासेज के साथ साथ आपको ऑनलाइन का अल्टरनेट आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाला समय जो है वो वायरस जनित
या जो बैक्टीरियल या वायरल ये जो डिजीज है ये बढ़ेगी, और ये बढ़ेगी तो निश्चित रूप से इसके अंदर हमारा उद्योग भी चलता रहे, हमारी शिक्षा भी चलते रहे, हमारा जो दैनिक बातें, जो दैनिक उपभोग की सामान, जो वस्तु है, इसका लोग ऑनलाइन भी काम करते हैं, वो भी चलना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की चीज को है वो हम सबको अडेप्ट भी करनी पड़ेगी, इसके अंदर पूरा प्रयास करके, और एक बहुत बड़े नेटवर्क की यहाँ देश में आवश्यकता है। हम भी ईमानदारी से व्यक्तिगत प्रयास भी करेंगे कि ऐसा नेटवर्क, तो विशेषकर बच्चों के लिए नेटवर्क आना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2-2 साल हो गए, हम भी अभिभावक हैं, हमें भी पता है कि बच्चे लोग जो शिक्षा से दूर हुए हैं उसका खामियाजा कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन चूंकि अब ये वर्ल्ड वाइड समस्या थी, ये ऐसी बीमारी थी, पूरे विश्व को इसने जाम कर दिया, तो आने वाले दिनों में ऐसी परेशानी नहीं हो। एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माध्यम से आप टीचर से, या हम बच्चों से, या हम सरकार से, प्रशासन, शासन, सब लोग एक दूसरे से जुड़ने के लिए प्लेटफॉर्म कहीं कहीं उपलब्ध होता रहे, ऐसे प्रयास हम लोग करेंगे। हम जो नीतियां बनाते हैं उनको भी सुझाव देंगे, और जब सदन में चलेगा तब बेटा आपकी बात भी हम जरूर उठाएंगे कि ऐसा प्रयास हो कि बच्चों का भविष्य भी खराब नहीं, और आने वाले दिनों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हमारी बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी है उसको हम कैसे मजबूत करें, ताकि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी हमें कहीं ऐसा नुकसान नहीं झेलना पड़े। थैंक यू सर। जी, काफ़ी महत्वपूर्ण था आपका प्रश्न निशा। अब अगले प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूँ कान्हा को। कान्हा, आप अपना प्रश्न पूछिए सर से। नमस्ते सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है सर, थर्ड फ्रंट किस प्रकार राजस्थान की राजनीति में एंटर कर रहा है? क्या कभी थर्ड फ्रंट के नेतृत्व में सरकार बनेगी? किसके नेतृत्व में थर्ड फ्रंट का उदय होगा? एवं राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा? क्या राजस्थान का किसान इस तरह परेशान रहेगा जो 8 माह से दिल्ली के बॉर्डर की सड़कों पर बैठा है? अरे भाई कान्हा राम, एक क्वेश्चन के नाम पे 5 साल क्वेश्चन पूछ लिया आपने। बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन पूछा है। निश्चित रूप से आने वाला समय जो है वो राजस्थान के अंदर थर्ड फ्रंट को लेके, और लोग बहुत उम्मीद से, उन आंखों में छुपन देख रहा है कि राजस्थान के अंदर थर्ड फ्रंट होना चाहिए। कुछ लोग जरूर, कई बार कई पत्रकार लोग भी मिलते रहते हैं, वो लोग ही सोचते हैं कि राजस्थान के अंदर थर्ड फ्रंट नहीं बन सकता, लेकिन आप कोई देखिए अच्छा काम आप करोगे तो निश्चित रूप से, जब कोई माता पिता थोड़े बोलते हैं, जब आप 8वीं 10वीं में पढ़ते हो तो तू कलेक्टर बनेगा, लेकिन जब कलेक्टर बनते हो तो उनको एक बार तो आशा ही नहीं होती, अरे अखबारों में आता है खुशी के आंसू छल गए, मेरा बेटा कलेक्टर बन गया, उसको भी भरोसा नहीं होता। तो अभी क्योंकि इस स्वाद को हमने, राजस्थान वालों ने थर्ड फ्रंट के स्वाद को हमने चखा नहीं है। जैसे दिल्ली की हम बात करें, कोई आज 10 साल पहले जानता था कि अरविंद केजरीवाल जी नाम के कोई व्यक्ति आएंगे और जो महत्वपूर्ण दिल्ली, जो सबसे लिटरेट जो स्टेट है केरल के समकक्ष, उस पर राज करेंगे थर्ड फ्रंट लेके? किसी ने सोचा था? हमने भी कभी नहीं सोचा। तो निश्चित रूप से 2023 का जो चुनाव है उसके अंदर व्यवस्था परिवर्तन को लेके हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बिहार ये जो है आरएलपी पार्टी, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि देश की आजादी के बाद पहली बार राजस्थान के अंदर क्षेत्रीय दल, उस पार्टी को मान्यता मिली है चुनाव आयोग से, जो पार्टी गांव और ढाणी से बढ़ के उठी है, जिसका मुख्यालय नागौर में है। किसान के बेटे ने पार्टी बनाई, और कान्हाराम भाई निश्चित रूप से इसका भविष्य उज्जवल है, और हम ये पूरा प्रयास करेंगे किसानों को न्याय मिले। और 8 महीने से बिल्कुल जो किसान सड़कों पर बैठा है, तो आपने तो देखा ही होगा कि जो गठबंधन का, हम आरएलपी पार्टी, हनुमान जी गठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन मोदी जी को सिर्फ इसी बात पे ये ओढ़वा देके कि भाई आपने जो आप किसान बिल जो लेके आए हो, ये किसान बिल कहीं भी किसानों के पक्ष में नहीं है, और तुरंत एनडीए से अलग हो गए, गठबंधन का हिस्सा थे पहले। तो हमारा एक प्रयास रहेगा 2023 के अंदर तो मिलजुल के और थर्ड फ्रंट की सरकार बने। आरएलपी पार्टी, हम लोग गाँव ढाणी ढाणी तक हनुमान बेनीवाल जी की जो नीति रीति है उसको गाँव ढाणी ढाणी तक पहुंचाने का प्रयास करें। और आप सभी सब बच्चे जो हैं, जो आज राजनीति की बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें आप लोग सुबह से अभी 4 बजे से मेरे साथ जो शेयर कर रहे हो, मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि आप लोग पूरा अध्ययन करके, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी जो है वो बहुत बड़ा जो रोल अदा करती है पॉलिटिक्स के अंदर।
माउथ पब्लिसिटी अभी तक दोनों दल जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में रही है, इसलिए कई बार जो अच्छे लीडर नहीं है वो भी पार्टी के सिंबल पे जीत जाते हैं। तो इस परिपाटी को हमें बदलना पड़ेगा। हमें ये और सर कौन व्यक्ति अच्छा है उस व्यक्ति। हाँ भाई काना बताओ। और सर भारत के चिकित्सा मंत्री ने कहा था कि ऑक्सीजन के कारण एक भी मौत नहीं हुई है। आपने भी देखा होगा कि कई लोगों की जान गई थी। बिल्कुल हम इस पक्ष में नहीं है। हम ये हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि जो कुर्सी पे जो जिम्मेदारी की कुर्सी पे जो व्यक्ति बैठा है वो कम से कम सदन और देश के आम व्यक्ति से झूठ नहीं बोले। ये हो सकता है कि ऑक्सीजन से कितने शुदा बात है, ऑक्सीजन से बहुत मौतें हुई और ये एक प्राकृतिक आपदा थी। इसके अंदर यदि ईमानदारी से उनको पूरा सिस्टम जो है तो पूरी बातें जो है वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो जाता है। क्योंकि प्राकृतिक आपदा आप देखो, अमेरिका और जो ऐसे देश जो विकसित देश थे जो चांद पे जाने की बात कर रहे थे, चांद पे कॉलोनियां बसाने की बात कर रहे थे, वो लोग भी एकदम लॉकडाउन हो गए, जाम हो गए। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी महामारी हम उसको कहेंगे ही। लेकिन जो भी चिकित्सा मंत्री जी ने वो एक जिम्मेदारी का जो रवैया उनका होना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं मुझे कमी खली है। और हम ये प्रयास भी करते हैं। हम तो सबसे निवेदन भी है, सदन जब चलता है तभी हम कहते हैं कि जो सरकार की तरफ से जो भी जवाब आता है वो पारदर्शी भी हो और सत्य भी हो, ताकि लोकतंत्र के अंदर आम व्यक्ति की धारणा जो है वो पॉजिटिव बनी रहे। जी बिल्कुल। थैंक यू सर, मुझे इतना। एक ही प्रश्न में काफ़ी सारे प्रश्न पूछ लिए। कान्हा ने काफ़ी सारे प्रश्न चिन्ह लगा दिए सरकार की नीतियों पर। तो अब आगे बढ़ते हैं और ललिता आप पूछिए अपना प्रश्न सर से। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। मैं ललिता बाबल नागौर जिले की मकराना तहसील से रहने वाली हूँ। अच्छा बता। सर्वप्रथम मैं आपका इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करना चाहती हूँ। थैंक यू। आपके लिए मैं गजेंद्र अजमेरा के गाए हुए गाने की कुछ पंक्तियाँ बोल रही हूँ। नारायण बेनीवाल ने सबका मन कैसे मोया, नारायण बेनीवाल ने सबका मन कैसे मोया, तू बोले तेरे बेनीवाल ने मन कैसे मोया, जवानों तेरे वास्ते बेनीवाल ये 5 साल से नहीं सोया, किसानों तेरे वास्ते बेनीवाल ये 5 साल से नहीं सोया, ए सारा मत छोड़ जिंदगी सुख चैन खोया, ए सारा मत छोड़ जिंदगी सुख चैन खोया, जवानों तेरे वास्ते बेनीवाल ये 5 साल से नहीं सोया, गाना अजमेरा का गाया सबका मन मोया। धन्यवाद सर। ये बताइए, मेरे बड़े भाई साहब जो हनुमान जी बेनीवाल जो आप सबके बहुत चाहते हैं, बहुत लाडले हो, उनके लिए गाया उन्होंने, जो हमेशा बच्चों के लिए, किसानों के लिए जो रात दिन जाके वो जो आप लोगों को जगाने का जो प्रयास किया है, गाने बेटा उन्हीं लोगों के बनाए जाते हैं जो ईमानदारी से कुछ ना कुछ धरातल पे काम करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा और बुलाऊं भी दूंगा सबको आपको कि आप लोग अच्छा काम करोगे तो गाने भी बनेंगे आपके लिए, किताबें भी लिखी जाएगी आपके लिए। सर मेरा आपसे सवाल है कि अक्सर मैंने विधानसभा में आपको भ्रष्टाचार के विषय में बोलते हुए देखा, लेकिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। ऐसे में भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? आज हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। बिल्कुल बेटा, ये बिल्कुल ठीक बात है। हम हमेशा जीरो टॉलरेंस की बात सदन के अंदर करते हैं और हनुमान जी बेनीवाल जो है वो बेबाकी से देश ही नहीं, पूरे सिर्फ राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार की बात जो कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर हम सब लोगों को ईमानदारी से काम करना पड़ेगा बेटा। ये कोई स्विच, इसका आज तक कोई भ्रष्टाचार खत्म करने का स्विच नहीं बना कि आपने ऑफ कर दिया बंद हो गया। इसके लिए हम सबको इस देश के अंदर थोड़ा सा जो माइनस है, जिस बात को लेके मैं भी चिंतित हूँ और आप लोग क्योंकि बच्चे हो, आने वाला समय आपका है ना। हम तो इस वतन को हम जब बूढ़े होंगे आप सब लोगों के हवाले कर देंगे। आपको सही स्टीयरिंग जो है विकास की सारे वो आपके हाथों में दे देंगे। अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी रहेगी कि इस जो देश की जो गाड़ी है और स्टीयरिंग जो हम आपके हाथ में देंगे उसको ईमानदारी से बहुत दूर तक सुरक्षित लेके इस गाड़ी को आप जाओगे, तब ये देश आगे बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से आप लोग अच्छा काम करोगे। लेकिन अधिकार की बात सब लोग करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हम सब लोगों को, क्योंकि आप लोग बच्चे हो तो कर्तव्यों के ऊपर भी हम सबका ध्यान होना बहुत जरूरी है।
देखते हैं कई बार, हम भी देखते हैं, हम भी अभिभावक हैं, हम बच्चों को डांटते तो कहते हैं नहीं पापा हम भी अब माइनर वो मेजर हो गए। तो बेटा मेजर जो बच्चे होते हैं ना, उनकी भी मम्मी पापा के प्रति कोई ना कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपके अधिकार बहुत है, ये बात सही है कि आप मेच्योर हो गए, आप एडल्ट हो गए, मम्मी पापा के बिना भी आप बाजार जा सकते हो, मॉल में घूम के आ सकते हो, लेकिन बेटा उसके साथ साथ भी आपके बहुत सारे कर्तव्य हैं। उन सब कर्तव्यों को यदि आप ध्यान से उन कर्तव्यों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ोगे तो आप अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का नाम निश्चित रूप से रोशन करोगे। इसलिए यही चीज लोकतंत्र के अंदर है कि सभी जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, मैं तो जीरो टॉलरेंस की बात भी करता हूँ, भ्रष्टाचार पे बोलता भी हूँ, और मेरा प्रयास भी रहता है कि मेरे क्षेत्र में कोई कर्मचारी भ्रष्टाचार, अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं करें, लेकिन सब लोग यदि मिलके और जिस दिन ये सोच लेंगे हम सबकी जिम्मेदारी है, उस दिन भ्रष्टाचार इस देश में अपने आप छूमंतर हो जाएगा। धन्यवाद सर। जी, काफी अच्छा गाया आपने ललिता, प्रश्न भी काफी अच्छा पूछा आपने। अब आगे बढ़ते हुए मैं बुला रहा हूँ एक बहुत ही छोटी सी साथी हमारे बीच जुड़ी हुई हैं, लवन्या राठौड़। लवन्या, आप अपना प्रश्न पूछिए सर से। नमस्कार सर, मैं लावण्या राठौड़ जयपुर के MDPS स्कूल की स्टूडेंट हूँ और मैं 2nd क्लास में पढ़ती हूँ। सर, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि तीसरे राष्ट्रीय मोर्चे को राष्ट्रीय स्तर पर एक राजनीतिक विकल्प बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो ये कहाँ तक सच है और आपकी इस पे क्या राय है? बिल्कुल सच है कि राष्ट्रीय स्तर पे भी तीसरा मोर्चा जो सत्ता में आए और बहुत सारे जो धुरंधर हैं राजनीति के, वो लोग ये मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस ने भी शासन करके देख लिया, अभी भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है। बेटा जब सिलेंडर 250 रुपए का मिल रहा था तो भी महंगाई थी, आज 850 का मिल रहा है, तो महंगाई कहां से? आज क्या भाव है, पेट्रोल डीजल के क्या भाव है, आम व्यक्ति जो है वो दुखी है। कोरोना ने सबके जो रोजगार छीन लिए, आप बच्चे लोग जो है वो घर पे बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, ऑफलाइन सारा कुछ बंद हो गया, इतनी बड़ी बंदिश है आप लोगों पे भी लगा दी, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में जो है, सिस्टम भी इसके लिए दोषी है। हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे कि थर्ड फ्रंट राष्ट्रीय स्तर पे ईमानदारी से अच्छा थर्ड फ्रंट के अच्छे लोग जो वो मिलके और इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के खिलाफ देश के अंदर एक अच्छा और पारदर्शी शासन यदि देने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से बेटा केंद्रीय स्तर पे भी थर्ड फ्रंट की बहुत बड़ी संभावना है। धन्यवाद सर। जी, प्रतीक, क्या मैं बोल सकता हूँ? मेरे फोन की बैटरी थोड़ी लो है। तभी तो मैं अगर ऐसे किसी को बीच में बुलाऊंगा तो सब बच्चे फिर मुझसे लड़ना शुरू हो जाएंगे, इसलिए प्लीज़ आप या तो अपना प्लग इन कर लीजिए, चार्जिंग पे लगा लीजिए और वैसे से अटेंड कर लीजिए, लेकिन मैं सीक्वेंस से ही चलूंगा, तो क्षमा चाहता हूँ मैं आपसे मनीष। और अगले प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूँ लक्ष्मी को। लक्ष्मी, आप अपना प्रश्न पूछिए। गुड इवनिंग सर, मैं लक्ष्मी शर्मा करौली सपोड्रा जिले से, और मेरा प्रश्न है कि श्री हनुमान बेनीवाल जी द्वारा जनता की समस्याओं को संसद के सदन में मजबूती से उठाया जाता रहा है। उन्होंने भारत सरकार में भी मंत्री पद के लोग को भी त्याग दिया। उन्होंने किसानों की मांग को लेकर संसद में भी उठाया और भाजपा से गठबंधन तोड़ दिया, और आज वो लोकप्रिय नेताओं की श्रेणी में आती है। आपके द्वारा राजस्थान में आम जनता की किन समस्याओं को उठाया जाएगा, इसमें आपकी क्या विचार है सर? देखिए बेटा, वैसे तो आम व्यक्ति की जो समस्या, अभी जैसे बच्चों ने सारी समस्याएं बता दी, अभी तक जिन्होंने प्रश्न पूछे हैं वही तो समस्या है देश के अंदर। सबसे बड़ी यदि जीरो टॉलरेंस की हम बात करें तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की हम कल्पना करें, हनुमान जी बेनीवाल जैसी बात संसद के अंदर करते हैं। और मैंने भी अक्सर, आप लोग जरूर कभी कभी हो, जैसे एग्जाम हो तब ज्यादा नेताओं को नहीं सुनना है, एग्जाम हो तो बेटा पढ़ाई करनी है आप लोगों को, जब भी आप फ्री हो तब ऐसे भाषण भी कभी मैं जीरो टॉलरेंस की बात हमेशा करता हूँ। तो शिक्षा जो है सबसे बड़ा हथियार है उन्नति का, तो गांव गांव और ढाणी ढाणी तक शिक्षा
के क्षेत्र के अंदर हम मजबूत हो। एक हम जो प्राथमिक हेल्थ का जो सेक्टर है, प्राथमिक हेल्थ और प्राथमिक एजुकेशन, ये दोनों के सुदृढ़ीकरण की बात हमेशा मैं सदन के अंदर करता हूँ कि जब तक ये दोनों चीजें सुदृढ़ नहीं होगी तब तक हम अच्छे विकसित देश की कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि देश, इस प्रदेश के अंदर भय और भ्रष्टाचार मुक्त हमारा राजस्थान बने, किसानों को कोई समस्या नहीं आए, एमएसपी पे अच्छी खरीद हो, किसान के बेटे जो है वो आप लोग आगे बढ़ो, शिक्षा के अंदर जो अच्छा काम कर रहा है आप लोग आगे बढ़ो। यही सब मुद्दे जो हैं, ये सब मुद्दे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे, और इन मुद्दों पर मैं पहले भी हमेशा सदन के अंदर आवाज उठाता रहा हूँ और आगे भी जब सदन चलेगा तो निश्चित रूप से मेरा प्रयास रहेगा कि समाज के अंतिम छोर पर बैठा जो व्यक्ति है वो समाज इस मुख्य कड़ी के अंदर कैसे आए, उसको उन्नति कैसे मिले, सरकारी योजनाओं का लाभ उसको कैसे मिले, कैसे बेरोजगार जो हमारे जो बच्चे हैं आज जो बेरोजगार, आपने देखा आरपीएससी का पेपर आउट हो रहा है, इंटरव्यू के अंदर गड़बड़े हो रही है, सारे के सारे पेपर आउट हो रहे हैं। तो ये धरा जो है जो भर्तियों का, ये भी कैसे सुधरे, एक एक भर्ती में 5-5 साल लग जाते हैं, ये सब धरा जब सुधरेगा तो निश्चित रूप से राजस्थान भी विकसित प्रदेश की श्रेणी में आ जाएगा। और हमारा ईमानदारी से प्रयास है कि राजस्थान को हम विकसित स्टेट की श्रेणी में जल्दी लेके आए, हम सब मिलके, और सदन जब आने वाले दिनों में चलेगा ये जो सारी जो जनता की समस्या है उनको लेके, और हनुमान जी बेनीवाल जितना तो नहीं लड़ पाऊंगा, लेकिन जितनी लड़ाई, जितनी ऊर्जा मेरे अंदर है उसके अंदर आप लोग देखेंगे कहीं में कमी नहीं रखते। जी लुब्ना, अब आप अपना प्रश्न पूछिए। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम है लुब्ना और मैं जयपुर से हूँ। मेरा सवाल ये है कि सर अगर आप एक बच्चे होते और आपको विधानसभा में अपना पक्ष रखने का मौका मिलता तो आप अपना पक्ष कैसे रखते? यदि मैं बच्चा होता तो मुझे भी ऐसा लग रहा है प्रत्येक सर से कुछ ना कुछ गाइडेंस लेनी पड़ती मुझे। अभी आप लोग जिस हिसाब से बोल रहे हो, यदि मैं बच्चा होता तो मुझे नहीं लगता मैं इतने बड़े बड़े प्रश्न कर सकता। आप लोगों बिल्कुल बिना हिचकिचाहट के आप जो देश और प्रदेश की जो बातें कर रहे हो बहुत बारीकी से, इसके लिए मैं ये जो अपना डिजिटल बाल मेला है और इसका जो ऑर्गेनाइजिंग जो कमेटी है उसको वास्तव में साधुवाद धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने मेहनत करके और एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो उपलब्ध कराया। तो निश्चित रूप से एक ऐसे प्लेटफॉर्म यदि देश में उपलब्ध होंगे तो एक तो बच्चे जो है वो रूबरू भी होंगे, वो एक पॉलिटिक्स को भी समझेंगे और निश्चित रूप से उनकी जिज्ञासा भी होगी कि कौन सी नीतियां बढ़नी चाहिए और कौन सी नीतियां नहीं बढ़ने के कारण अभी देश हमारा पूरा विकसित नहीं हुआ। तो मैं बच्चा होता तो फिर कहीं कहीं प्रतीक जी से या कोई ट्रेनिंग लेकर फिर आपके पास बैठता ना कैमरा लेके, और तो क्या। थैंक यू सर। अच्छा प्रश्न था आपका लुब्ना। अब आगे बढ़ते हैं और प्लीज़ आप लोग चैट बॉक्स में बार बार मत लिखिए, क्योंकि आप एक बार लिखें चाहे बार बार लिखें, जिस सीक्वेंस में मेरे पास नाम है मैं उसी नाम से बुलाऊंगा। तनीषा आपका नंबर बस आने ही वाला है, 1-2 के बाद ही है। तो कोमल, अब आप अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम कोमल है, मैं नागौर जिले से हूँ। मेरा सवाल है कि राजस्थान में तीसरे मोर्चे की जरूरत क्यों पड़ी? बेटा ये मैंने पहले भी कह दिया कि जितनी ज्यादा सेवा प्रदाता, आपको जो सेवा करने वाले जितने ज्यादा दल होंगे उतना ही आपको फायदा हुआ है आम जनता को जो है। क्योंकि जब 2 शोरूम होता है ना जिले का, जैसे बड़ा कस्बा हो और 2 शोरूम हो तो उसके अंदर कई ऐसी उनकी दादागिरी भी हो जाएगी। वो मिलके आपस में और कंप्रो करके भी ऐसा कर लेंगे कि आपको वो चीज महंगी मिले या समय पे नहीं मिले। ज्यादा दल होंगे या तीसरा मोर्चा जब आया है तो उसमें हम लोग आपकी सेवा के लिए आए हैं कि राजस्थान को जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो आज तक की जो नीतियां बनती आई है उन नीतियों के कारण जो आज हमारा जो युवा ठगा सा महसूस कर रहा है, किसान भाई दुखी हैं, बेरोजगार जो है ये है, सारे लोग दुखी हैं, महंगाई चरम पे है। तो इन सब चीजों से मुक्ति दिलाने के लिए हमारा प्रयास है बेटा कि हम राजस्थान के अंदर तीसरे मोर्चे की स्थापना करें और आप लोगों को एक अच्छी सरकार दें जिसमें किसानों की भागीदारी हो, अच्छे लोगों की भागीदारी हो और शासन प्रशासन अच्छे लोग मिलकर करें। इसलिए हम थर्ड फंड लेकर आए राजस्थान में। क्या हनुमान बेनीवाल अगला मुख्यमंत्री हो गए? ये बेटा अभी ये बातें बहुत बड़ी है। अभी मुख्यमंत्री जो एमएलए जो चुन के जाते हैं ना वो मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो एक बार
हम सब आपके बीच में आए वोट देने, ज्यादा से ज्यादा आप हमारे एमएलए बनाओ। हनुमान जी ने एक ही चीज कहा कि मैं व्यवस्था के परिवर्तन के लिए मैंने नया दल बनाया है। हनुमान बेनीवाल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी सिर्फ वो कोई लोभ लालच नहीं है उनको कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है या कुछ ही करना है। वो ये कहते हैं कि किसान का जो बेटा है और समाज के अंतिम छोर पे जो गरीब व्यक्ति बैठा है उसको न्याय मिले, ऐसी व्यवस्थाएं बने। तो व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ तो उन्होंने आरएलपी पार्टी का निर्माण किया और उनका एक प्रयास है कि आम व्यक्ति को सुविधा का लाभ मिले और समाज के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति जो है वो भी एक इसकी शासन प्रशासन की जो योजना है उस कड़ी का एक हिस्सा बने। ये सोच के हनुमान बेनीवाल जी ने आप लोगों की सेवा की है और निश्चित रूप से जो सेवा करता है उसको बेटा कहीं ना कहीं तो मेवा मिलेगा ही। ये तो हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं। जी बिल्कुल, चाहे सीएम हो चाहे सांसद हो, लेकिन ये बात तो तय है हनुमान जी जिस प्रकार से जनता जनार्दन की सेवा कर रहे हैं उससे उन्हें जनता का सहयोग अवश्य ही मिलेगा। और अब प्रश्नों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मनीष ढाका, आप प्रश्न पूछिए अपना। सबसे पहले प्रतीक, आपको मेरा धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं मनीष ढाका राजस्थान के नागौर जिले के मालगांव गांव का रहने वाला हूं और मैं एक किसान परिवार से हूं और मैं आपका एक बहुत बड़ा फैन हूं। मेरा आपसे एक प्रश्न है। मेरा प्रश्न यह है कि केंद्र सरकार जो 3 अध्यादेश बिल लेकर आई है, सरकार कहती है किसान हितैषी बिल है, तो दूसरी तरफ किसान इस बिल के विरोध में खड़े हैं। जो 3 काला कानून किसान खेत में अच्छे लगते हैं, अगर सड़क पर आ जाए तो सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी लगती है। जो शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान तंबू लगाकर धरने पर बैठे हैं। टीवी पर मैंने नारायण बेनीवाल जी को आप किसानों के साथ धरने पर बैठे थे और आपने किसानों को संबोधित भी आपने किया। इस काले कानून के विरोध में आप भी किसानों के साथ खड़े हो। इस आंदोलन में सैकड़ों किसान अपनी शहादत दे चुके हैं। सरकार फिर भी किसानों की सुध नहीं ले रही है। आखिर किसानों के साथ ऐसा धोखा क्यों? किसानों का हाल हमेशा बदहाल होता जा रहा है। सरकारें कोई भी हो, सिर्फ बवाल होता है। क्यों? ये बिल किसानों के हित में है या नहीं है? अंत में 3 काला कानून और राजस्थान में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है और नागौर में कृषि कनेक्शनों का नियमितीकरण। जी नारायण जी। अरे मनीष भाई, हमारा फैन नहीं, हमारी पूंजी हो आप लोग, है ना। आप लोगों का प्यार प्रेम ही है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये कृषि के जो 3 कानून है, आज का जो अखबार है उसके अंदर भी जब सदन में कल जानकारी दी गई थी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए सरकार ने लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई ऐसा टेक्निकली प्रमाण पत्र या इसको आयोजित जो प्रमाण पत्रों को आयोजित करने वाली कोई संस्थाएं या व्यक्ति कोई ऑथराइज नहीं है अभी। तो ऐसे जो 3 कृषि कानून है वो निश्चित रूप से किसानों के लिए अच्छे नहीं है। और जब तक ये सरकार इन 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक किसान अनवरत धरने पे है। और ये बड़ी विडंबना है कि देश का अन्नदाता जो है वो ठंड के अंदर, गर्मी के अंदर, इस बारिश के मौसम में जो सड़कों पर बैठा है, ये देश के भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी और आप सब लोगों की तरफ से भी ये मोदी जी से हमारी गुजारिश है और हनुमान जी तो सदन के अंदर भी बहुत बार कह चुके हैं कि जब तक 3 कृषि कानून बिल वापस नहीं होंगे तब तक देश के किसानों की जो हालात है उनको आप ठीक करने के सपने आप यदि देखते हो तो गलत है। और रही बात कृषि कनेक्शनों की नागौर के अंदर, तो मनीष बेटा आप लोग क्योंकि हमारे बिल्कुल ऐसा लगता है आपने जो गांव माड़गांव बताया बिल्कुल पड़ोस का ही गांव है और आप लोग जो कोई अपने परिवार में कोई बड़े लोग, आप मत आना, आप तो पढ़ाई करना है आपको। अभी नागौर ऐसे काम के लिए नहीं आना आपको। आप पढ़ाई करो किसी को भी, या मेरे मेल आईडी पे वो कौन से कृषि कनेक्शनों की बात आप कर रहे हो जो नहीं हो रहे उसकी आप पूरी डिटेल आप भेजोगे तो निश्चित रूप से वो कृषि कनेक्शन जो बाकी है वो हम आपको कराएंगे। आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। आप मेरी मेल आईडी पे भी अपनी जो भी समस्या है उसको आप एक बार भेज दें। तो आप चूंकि हमारे फैन भी हो और बच्चे हो और आप लोग हमारी पूंजी हो और आपकी ऊर्जा को हमारा एक प्रयास है कि आपकी जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को पूरी तरह से आप पढ़ाई के ऊपर लगाओ एक बार। और पढ़ लिख के आप चाहे अफसर बनो, चाहे नेता बनो, चाहे कहीं भी किसी भी मुकाम को आप पाते हो तो अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज की
में किसी भी पद पे बैठा होगा तो उसका लाभ निश्चित रूप से देश के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी मिलेगा। और आज जो आप सरकारों की बात कर रहे हो कि कृषि कानून बन गए, उस पर किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे, उसका कारण ये रहा कि किसान परिवार से जो पढ़ के और अभी नीति निर्धारित जहाँ नीतियां बनती है, जैसे IAS, आज ब्यूरोक्रेट्स जो है इस देश की बेटा, नीतियां नेता लोग सिर्फ कागजों में बनाते हैं, नीतियां जो है वो हकीकत में ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं वो बनाते हैं। और ब्यूरोक्रेट्स जो कि किसान परिवारों से अभी गए नहीं, तो नीतियां जहाँ बढ़ती है वहाँ किसानों के पक्ष की नीतियां भी बढ़ नहीं रही है। ये जो कल्चर है अभी एंग्लो इंडियन कल्चर है इस देश के अंदर। जितने ब्यूरोक्रेट्स जो है बाहर पढ़ के आते हैं, यहाँ का जो डेमोग्राफी, यहाँ की ज्योग्राफी, यहाँ का समाज शास्त्र, उसके बारे में उनको ज्ञान नहीं होता और ऐसी नीतियां थोप देते हैं। और उसी का परिणाम ये होता है कि उन मुद्दों को लेकर सरकारें भी जाती है, नेताओं का विरोध भी होता है। आप लोग देख रहे हो, कभी किसी नेता जा रहे हैं, कभी किसी नेता को घेरा जा रहा है, कभी मुख्यमंत्री के हेलीपैड को गिराया जा रहा है। तो ये शुभ संकेत नहीं है राजनीति के लिए, मैं इसको शुभ संकेत नहीं मानता। लेकिन हिंसा व्यक्ति कब करता है? जब उसको भगवान के अलावा सब जगह से न्याय की जब उम्मीद खत्म हो जाती है, तब वो व्यक्ति ऐसा करता है। तो सत्ता में और जो बड़े पदों पर जो बैठे लोग हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, ऐसे जो लोग हैं जो आज हिंसा करते हैं, उन लोगों की वाजिब जो मांगे हैं उनको बैठ के अच्छा उनके साथ कम्युनिकेशन, एक संवाद करके, जैसे इस प्लेटफॉर्म पर डिजिटल बाल मेला पर हम लोग जैसे संवाद करें ना, ऐसा एक अच्छा संवाद का कार्यक्रम रखे और इन लोगों की जो ये लोग जो चाहते हैं इन लोगों की बातों को माने। क्योंकि यदि हम अपनी ऊर्जा को एक डिस्ट्रक्टिव तरीके से खत्म कर देंगे तो अल्टीमेटली तो नुकसान हम सबका ही होना है, जनता का, एक आम पब्लिक का नुकसान है। यदि हम एक बल्ब भी फोड़ते हैं तो नुकसान तो देश का ही है, और देश का नुकसान मतलब हम सब का नुकसान है। तो इन सब चीजों के लिए जब तक आप सब बच्चे जो भी स्क्रीन पे दिख रहे हो, कई अधिकतर बच्चे जो हैं वो मुझे किसान परिवार से दिख रहे हैं, 36 गाँव के बच्चे, तो आप लोग IAS IPS जिस दिन बन जाओगे और अभी से ये सोच के बढ़ोगे कि हमारा किसान दुख नहीं पाना चाहिए, और नीतियां जब कलम आपके हाथ में आए तब आप अच्छी तरीके से नीतियां बनाना कि किसान को सड़कों पर नहीं बैठना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बिल्कुल। सर माइक बंद कीजिए। मेरा नाम लिखा है सर प्लीज। हाँ लिखा हुआ है सर। जो ये वीरेन के नाम से है, प्लीज अपना माइक बंद कीजिए आप। तनीषा, आप काफी देर से इंतजार कर रही हैं, आप अपना प्रश्न पूछिए सर से। नमस्ते सर। नमस्ते। तो मेरा नाम तनीषा जैन है, मैं राजस्थान के जयपुर जिले से हूँ। मैं संस्कृति चिल्ड्रंस एकेडमी स्कूल की कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। सर मेरा यह प्रश्न है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखाने, खानों अथवा जोखिम वाले काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, ये होता क्यों है और इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न, मार्मिक भी है और तकनीकी रूप से भी बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। क्योंकि माइनर बच्चे जो हैं वो ऐसी जगह नौकरी करते हैं, इसके लिए पूरी सरकार की गाइडलाइन भी बनी हुई है। लेकिन सरकार के उच्च पदों पर बैठे लोग उन लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं दे पाते। ये वही लोग होते हैं जो समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति होते हैं, जिनके कोई आय के साधन नहीं होते, कई बच्चे जैसे अनाथ होते हैं। उन लोगों को सरकार यदि कहीं नियोजित करे, उनके माता पिता को नियोजित करे, या उनको ऐसी योजनाएं, समाज कल्याण के मार्फत से बहुत योजनाएं जो बनती है, जिसमें किसी को आप पैसा दे रहे हो, पालन आहार की योजना है, अनाथ बच्चों के लिए योजना है, यदि उन योजनाओं से आप लाभान्वित करोगे तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चों को ऐसी जो जोखिम भरी जो जॉब है उससे छुटकारा मिलेगा। समय समय पे सरकारों द्वारा भी ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं बाल श्रम मुक्ति के, तो मैं भी इसके पक्ष में हूँ। तो जो उम्र जो है वो अपने भविष्य बनाने के लिए होती है। जिस हाथों के अंदर कलम और कागज होना चाहिए, उस हाथों में आपने बड़े बड़े औजार दे दिए तो वो अपने भविष्य को ढंग से संवार नहीं पाएंगे। बेटी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और जब सदन इस बार चलेगा तो तनीषा बेटी निश्चित रूप से हम ये प्रयास करेंगे इन कानूनों के ऊपर और शक्ति हो, लेकिन उसके साथ साथ सरकारी योजना का उन लोगों को लाभ भी मिले। क्योंकि गरीब आदमी के पास हालांकि 14 साल का होता है, लेकिन कई बार देखने को ये आता है तो उसको कमा के खाने का कोई साधन नहीं है, तो मजबूरी में नौकरी भी करता है। तो उन सब लोगों को सरकार कहीं ना कहीं ऐसे
अवसर दें, उनको कहीं ना कहीं ऐसी योजनाओं से उनको लाभान्वित करें, ताकि ऐसी कोई जो जोखिम भरी जो व्यवस्था है उनके अंदर वो उसको काम नहीं करा। जी, अच्छा प्रश्न था तनीषा। धन्यवाद सर। सर ताशवी, अपना माइक बंद कीजिए आप। बच्चे काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, तो पहले उन्हीं को गुड अवसर दिया इवनिंग जाए तो सर। बेहतर है। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम तश्वी शर्मा है। मेरा नाम गुड इवनिंग सर, मेरा नाम तश्वी शर्मा है। सर मैं अहमदाबाद की रहने वाली हूँ। सर मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जहाँ से आप हैं नागौर से, वहाँ पानी की बहुत समस्या होती है, तो उसके लिए आपकी पार्टी ने क्या गांव-गांव के पानी की पाइपलाइनों के लिए क्या कोई व्यवस्थाएं की है? अरे बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न किया ताशवी। बिल्कुल, हम गांव गांव और डाणी डाणी तक प्रत्येक घर तक नल का कनेक्शन की जो मिशन का, जो जेजेएम का जो मिशन है, उसके अंदर यहाँ मेरे क्षेत्र में बहुत बड़ा काम चल रहा है। और हमारा प्रयास ये है कि प्रत्येक व्यक्ति तक पीने का शुद्ध पेयजल उनको उपलब्ध हो। और इसके साथ साथ आप लोग बच्चे हो तो आपको भी ध्यान रखना है कि हमारे जो पुराने टाइम से एक वाटर का जो रिसोर्स होता था, जैसे तालाब बोल दो उसको, तालाब गांव के अंदर जहाँ एक सुदृढ़ जब मिट्टी होती है, वहाँ बरसात का पानी आके इकट्ठा हो जाता है। घर घर होद के जो बनाए हुए आपने वाटर हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम है, कि छत का जो पानी उतर के और आपका टांका जो होद बोलते हैं वो भर जाता है। ये इन सब योजनाओं में बहुत बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल हम लोग मॉनिटरिंग भी करते हैं इसकी, कि गाँव गाँव डाणी डाणी तक प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो, क्योंकि जब तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं होगा तब तक उसका जो स्वास्थ्य है उसमें भी उसका प्रतिकूल प्रभाव होता है। तो निश्चित रूप से ये प्रयास है। मैं जहाँ से विधायक हूँ, और न केवल मेरे क्षेत्र का बल्कि हमारे सांसद हनुमान जी, उनके प्रयास से केंद्रीय योजना के अंतर्गत पूरे नागौर जिले के अंदर प्रत्येक घर तक नल का कनेक्शन की इसकी बहुत बड़ी स्कीम का काम बेटा चल रहा है। जी सर, थैंक यू सो मच। जी, तो सर एक प्रश्न मैं भी आपसे पूछना चाहूँगा। सर, यदि हमें क्षेत्रीय पार्टी के वर्चस्व को बढ़ाना है, यदि हमें उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाना है, तो क्या हम क्षेत्रीय संस्कृति का अगर उसका विस्तार करें, यदि हम क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा दें, लोक संस्कृति को बढ़ावा दें, तो क्या उससे संभव है कि क्षेत्रीय पार्टियों को समाज ज़्यादा अपनाए? बिल्कुल, आपने मेरे स्पीच जरूर सुने होंगे। मैं राजस्थानी भाषा की मान्यता 8वीं अनुसूची में उसको शामिल करने, और हमारी जो परंपराएं जो है, हमारा जो कल्चर है, उस कल्चर को बढ़ाने की बात मैं हमेशा करता आया हूँ, और बहुत बड़ा पक्षधर हूँ मैं इसका शुरू से। क्योंकि आप जब आपने बिल्कुल ठीक बात कही आपने, इन सब चीजों को हम अपनाएंगे तो निश्चित रूप से एक आम व्यक्ति जो है उसके अंदर हमारे प्रति एक सम्मान का भाव भी जागृत होगा। और रीजनल पार्टियां जो है उनके जो अस्तित्व या उनका जो उद्यम की बात यदि हम करें, तो उसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक यही है कि वो लोग वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ का जो पूरा तंत्र जो है उसको समझ के ही नई पार्टी बनती है। और हमारा ये प्रयास भी रहेगा निश्चित रूप से RLP पूरे पार्टी का, इस परिवार का, कि ये आपने जो बात कही है बिल्कुल इस पे पूरा समर्पित भाव से हम काम करके, और ये प्रयास हम लोग करेंगे। जी, आभार सर। तो सर अब वो समय आ गया है जिसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, बहुत उत्सुक होते हैं। सर, आज आपको जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया हो, उसे आप आज का लीडर घोषित कीजिए। हेलो सर, नमस्कार सर। प्रतीक भैया, हमारा नंबर तो आया नहीं प्रश्न पूछने का। दरअसल टाइम बहुत हो गया है, ओवर टाइम भी हो गया है, और फिर सर का बाकी प्लीज भी शेड्यूल हमारा भी होगा। नहीं आया। एक बार मेरा प्रश्न ले लीजिए भैया। एक बार बताइए अपना प्रश्न, हो सकता है मिलता जुलता, बताइए। कि जो हमारे जो अभी रिजल्ट आया है 12th का, उसमें हमारे डोटासरा ने जो हमारे डोटासरा साहब एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि रिजल्ट दोबारा से आएगा, तो उसमें आपका क्या कहना है कि रिजल्ट दोबारा से आएगा? नहीं देखो आएगा। बेटा, आप बेटा क्या होता है, देखो ये सरकार में बैठे लोगों की बातें हैं कि क्या वो लोग करते हैं।
अभी ये जो इस बार का जो रिजल्ट आया ना, इसमें जो मेरिट में आ गए उनको भी बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, जिनका कम आया उनको नर्वस होने की जरूरत नहीं है। आप लोग ये सोचो सारे मेरिट हुए इस बार, क्योंकि बिना विश्लेषण किए इस बार का जो रिजल्ट था, वो जो पुरानी जो क्लासेस थी, अब कई बार ऐसा होता है कि 9th में मैं पढ़ रहा हूँ, 9th में कोई कारण से मैं ढंग से स्टडी नहीं कर पाया, तो इसके लिए फिर अभी जो रिजल्ट निकाला 10th का और उसको आधार 9th मान लिया, तो ये नहीं है कि ये कोई अंतिम मोड़ है भाई आप ये मेरिट में ये कम नंबर में। आप सब लोग सबसे ज्यादा, सबसे एक दूसरे से ज्यादा होशियार हो, सब ये आपको सोचना है। और यदि अच्छा है निकाल दे तो ठीक है, और नहीं निकाले तो भी आपको हतोत्साहित नहीं होना है। ये मेरी तो यही आपको ये आपको जिंदगी में हतोत्साहित नहीं होना है। वो कहा ही जाता है बिल्कुल, वन पीस ऑफ पेपर कैन सर डिसाइड एक आवर मेरा फ्यूचर। सवाल है सर, लास्ट एक सवाल है मेरा सर। सर एक लास्ट सवाल है मेरा, प्रश्न है सर से। हाँ हेलो पूछिए पूछिए पूछिए। सर मैं जोधपुर जिले के ओसियां तहसील का रहने वाला हूं सर। सर मैं एक दिव्यांग हूं सर, दृष्टि बाधित। अच्छा। हेलो सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं जोधपुर गवर्नमेंट ब्लाइंड स्कूल में कक्षा 11th में पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा। और सर सरकार कह रही, सरकार वैसे कैंपेन चला रही विशेष शिक्षा के बारे में, और सर हमारे पास पर्याप्त सर उपकरण नहीं है, तो हम कैसे पढ़ाई करेंगे सर? तो इसके बारे में सर आप उच्च अधिकारियों से बात करके, और हमारे को स्पेशल सर, स्पेशली हम जो दिव्यांग है, दृष्टिबाधित हैं, उनको सर कोई उपकरण दिलवाने की कोशिश करें सर। और दूसरी बात यह कि सर राजस्थान में 4 अंध विद्यालय है सर, जो कि एक बीकानेर में है, जोधपुर में, और अजमेर और सर उदयपुर में है, और 5वां विद्यालय है जो मुख्य बधिर जयपुर के अंदर। तो कम से कम मैं मानता हूं कि सर जो खाने का, रहने का और बिजली बिल, जूते, कपड़े, वो सर मिला के एक विद्यालय पर 40-50 लाख का खर्चा आता, तो वो सर 5-50 लाख से माने तो औसतन सर 2.5 करोड़ रुपए सर सरकार के पास बजट है सर। तो सर इन पैसों का सर सही उपयोग होना चाहिए सर। ये सर आपसे सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने कहा, बहुत मार्मिक चीज जो आपने कही। और जो विशेष योग्यजन जो है, जो दिव्यांग भाई बहन है, उनके लिए वास्तव में ये हमारा समाज, हालांकि मैं तो इसके लिए सरकार से ज्यादा धन्यवाद भामाशाहों को देता हूँ कि जहाँ भी ऐसे कुछ कार्यक्रम होते हैं भामाशाह हमेशा आगे रहते हैं। और मैं तो आपको ही बता के आपको जान के हैरानी होगी कि इस बार मेरे विधानसभा क्षेत्र के 15 जो दिव्यांगजन है, जो जिनके हाथ बिल्कुल सही है, पाँव से चल नहीं सकते और पढ़ाई कर रहे हैं, उन सबको 70-70 हजार रुपए की जो मोटरसाइकिल, जो ये स्कूटर, जो बोलते हैं उसको स्कूटी, हाँ सर 2000 स्कूटियां वितरित की जा रही है सर। हाँ नहीं, वो 2000 तो सरकार करेगी, वो तो बजट में घोषणा है। लेकिन मैंने अपने विधायक कोष से जो है 15 जो बच्चे हैं दिव्यांगजन, उनको उपलब्ध अभी करवाइए, मैंने फंड जारी किया है। और भी मैं तो हमेशा जहाँ जाता हूँ गाँव में, मैं जरूर कहता हूँ कि दिव्यांग भाई बहन जो भी है, जो भी बच्चे, ये एक ऐसा भगवान की कुदरत का करिश्मा, इसके अंदर कोई कुछ नहीं कर सकता। और चूंकि आप ब्लाइंड स्कूल में पढ़ते हो, तो आपकी व्यक्तिगत कोई समस्या हो आप मुझे भी बताएंगे, क्योंकि एक चीज और है, अब हम सिर्फ सरकारों पे डिपेंड होकर भी नहीं जी सकते। हमें खुद सबको मिलकर ये प्रयास राजस्थान के अंदर विशेष रूप से करना है कि हम लोग मिलके, चाहे वो भामाशाह हो, चाहे वो एनजीओ चलाने वाले हो, बहुत ऐसी संस्थाएं जो हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहती है, सरकार से भी ज्यादा। अभी आपने कोरोना काल में भी देखा होगा कि बहुत सी ऐसी संस्थाएं थी जिन्होंने सरकारी मदद से पहले लोगों की मदद की व्यक्तिगत रूप से। तो भाई आप लोग मेरी आईडी पे जो है, आप लोग अपनी पूरी डिटेल भी भेजिएगा, मैं व्यक्तिगत भी आप लोगों की मदद करूंगा। और इस बार जब सदन चलेगा तब आपने जो 4-5 स्कूल जो बताई, उसके लिए विशेष बजट की और उस बजट के खर्चे की मॉनिटरिंग की बात मैं सरकार से निश्चित रूप से करूंगा। और मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि आप दिव्यांगजन है और आपके प्रति न केवल मेरी, समाज के हर व्यक्ति की कहीं न कहीं
आपके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है, एक हमारा एक प्रयास भी रहता है कि आप लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ो, क्योंकि एक कुदरत ने आपके साथ जो भी ये कर दिया वो एक अलग बात है, और हम भी चाहते हैं कि समाज की कड़ी हो, आप महत्वपूर्ण कड़ी हो, और हमेशा आप लोगों के प्रति हमारा सम्मान जो है वो हमारे दिल में हमेशा जीवित भी रहेगा। हम परमात्मा से ही कुछ अरदास भी करते हैं। और बच्चे लोग जो जुड़े हुए हैं, आप लोगों से भी निवेदन करूंगा मैं कि दिव्यांगजन जहां भी दिखे आपको, ये एक समाज की ऐसी एक जाति है दिव्यांगजनों की, उनके प्रति आपके दिल के अंदर हमेशा दया भाव रहना चाहिए, और हमारा ये प्रयास रहना चाहिए कि जहां हम लोग सक्षम हैं, हम व्यक्तिगत रूप से या सरकारी स्तर पे जहां भी इन लोगों की मदद कर सकते हैं, हमें मदद भी करनी है। और मैं बेटा आपको बता रहा हूँ, आप लोग मुझे मेरी मेल आईडी पे या मेरे टेलीफोन नंबर अभी मैं बता भी दूंगा आपको, और यदि आपके पास पेन है तो लिख भी लें, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे मोबाइल नंबर भी लिख लें। और आपकी समस्या ये जब आपका डिजिटल बाल मेला का भी समय खत्म हो जाए, उसके बाद आप लोग आप व्यक्तिगत भी मुझे फोन कर सकते हैं। मैं पूरा मेरा प्रयास रहेगा कि आपको इसके अंदर सुविधा का लाभ मैं कहीं से पक्का उपलब्ध कराऊंगा। जी जी सर, मैं आप एक बार अभी बने रही, मैं पेन कॉपी से मैं लिखवा रहा हूँ। और सर पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सर विधायक होते हुए भी और हमारे दिव्यांगजनों की समस्या से पहले से ही अवगत है सर, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा और सच सच प्रणाम करना चाहूंगा सर, क्योंकि आप पहले से ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है भैया, प्रणाम की आवश्यकता नहीं है, ये हमारी नहीं नैतिक सर, जिम्मेदारी है। बड़े विधायक सर, बड़े बड़े विधायक MP और MLA है सर, उनको भी पता नहीं, वो हमारे समाज से जुड़े हुए नहीं रहते हैं सर। जब हम सर एक बार गए थे, हमारे साथी गए थे जहाँ वो मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के पास, तो उन्होंने सर धक्का देकर वहाँ डिपार्टमेंट से बाहर निकाला था। नहीं, अब तो स्वर्ग में चले गए, उनके प्रति आप श्रद्धांजलि अर्पित करो, वो भी पूजनीय थे, सम्मानीय थे। कई बार ऐसा हो जाता है, बाकी ऐसा कोई मैंने कभी नहीं देखा कि कोई जनप्रतिनिधि किसी दिव्यांग जन का अपमान करते हुए मैंने नहीं देखा है, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो है उस समय वो भी उनके साथ हुआ था सर, जब उन्हें वो हम नहीं कह रहे सर, जो दुख हुआ जो वो हम कह रहे हैं, जो वो हमारे को भी पता है सर, क्योंकि उनके बाद जाने के बाद आलोचना करना सही नहीं है सर। चलो बीती साई विचार देर आगे की सुध ले। अब जी सर, अपना आप मोबाइल नंबर बताएंगे क्या सर? आपको कोई ऐसी समस्या हो बिल्कुल निश्चित 941411 941411 हाँ सर, 9414 11 हाँ सर, आगे 77 हाँ सर, आगे 59। कौन सा गांव है आपका? गांव कौन सा है सर? मेरा गांव नेवरा रोड है, नहीं आ रहा। नेवरा रोड है सर, और तहसील ओसियां, जिला जोधपुर सर। 9414117759। हमारे भागीरथ जी सभी बच्चों ने जी को जानते हो आप? हाँ, भागीरथ जी नारायण को जानता हूँ सर, प्रदेश प्रभारी है सर। बस आप एक काम करना, उनको यदि मेरे से बात नहीं कर पाओ, उनको एक चिट्ठी दे देना, आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, धन्यवाद जी। प्रतीक भैया से बात करके काना प्लीज, प्रतीक भैया, हाँ हाँ, दरअसल मैं सर से एक बार एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर सकता हूँ? प्लीज हमारी एक बार दो बार प्रश्न कैसे कर सकते हैं? हाँ, मैं नहीं पूछने दूंगा, मैं बिल्कुल नहीं पूछने दूंगा, किसी को मैंने 2 बार नहीं पूछने दिया, आप बिल्कुल चिंतित ना हो। तो सर अब समय आ गया है, आप आज के लीडर की घोषणा करें। जिस बच्चे ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया हो, उसे आप आज का लीडर घोषित करें। ये आपने बहुत बड़ी उलझन पैदा कर दी मेरा। ये तो सारे बच्चे लीडर, ऐसा लगता है लीडर यही है सर। जिस तरह से विधानसभा के अध्यक्ष जो सामने कुर्सी पर हमारे आसन पर विराजमान होते हैं ना, वैसे लग रहा है मुझे। तो उलझन में डाल दिया आपने। नहीं सर, आप घोषणा कर दो, क्योंकि सब बच्चों ने जो है ना बहुत अच्छे क्वेश्चन भी किए और बहुत गहराई से मैं एक जो प्रश्नों के मैंने उत्तर दिए, मुझे कई बार आपने मुझे बहुत सोचने पे मजबूर कर दिया मुझे।
सर उनमें से किसका सबसे अच्छा लगा? सर आप बताओ घोषणा सर, कर ही दो। प्लीज सर बताइए। सर प्लीज हाँ बताइए। देखिए, मैं एक अभिभावक हूँ और सामने जो बेटियां बैठी है ना, मैं ये चाहता हूँ बेटियों को जो है ना वो सम्मान ज्यादा मिले, इसलिए बेटे जो बैठे हो तो आप नाराज होना मत। और कैलाश बाबल जो जिस पे आ रही है, कैलाश बाबल है ना, क्या नाम है, कैलाश बाबल है ना जी सर। इस बार का अवार्ड आपको दूंगा और पूरा प्रयास मैं आपको ध्यान में रखूंगा। ऐसा कभी अखबार में आए कि बेटी जो है वो RS या IAS बनी है या बड़ी नेता बनी है, तो आज का अवार्ड में ललिता बाबल, ललिता है ना, ललिता बाबल, तो ये अवार्ड, हालांकि सब बच्चों ने बहुत अच्छे प्रश्न भी किए बच्चों ने, और बहुत अच्छा, और भी जुड़े रहेंगे आप लोगों से जब भी मौका मिलेगा। हमारा प्रयास रहेगा कि बच्चों के साथ, क्योंकि समय जो इतना तेजी से गुजर गया और आज आप लोगों के साथ जुड़े, तो ऐसा लगा कि बिल्कुल बचपन वापस आ गया। आप लोगों ने जो प्रश्न पूछे, जो इस कार्यक्रम में जो आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बहुत ही सटीकता से और अच्छा विश्लेषण करने पे जो मजबूर किया, उसके लिए निश्चित रूप से मैं तो, आप सब लोग लीडर हो, लेकिन अब चूंकि आपने उलझन में डाल दिया कि एक का नाम डालना है, और बेटियों को मैं चाहता हूँ बेटियों को आगे बढ़ने का भी ज्यादा चांस अपने को देने चाहिए, क्योंकि पुरुष प्रधान देश में इस चीज को हम, यदि कोई इसको मानता है या नहीं मानता, मैं जरूर मानता हूँ आज भी पुरुष प्रधान देश है हमारा, और जब तक बेटियां ढंग से आगे नहीं बढ़ेगी तब तक देश के समाज को हम सही दिशा में नहीं ले जा सकते। इसलिए ये अवार्ड जो है वो मैं ललिता बाबल को देता हूँ और समर्पित आप सबको है, जो भी आप जुड़े हो, मेरी तरफ से सब आप बड़े लीडर, और आप सब लोगों के लिए उज्जवल भविष्य की मेरी शुभकामनाएं कि बहुत बड़े पदों पे, चाहे वो प्रशासनिक पद हो, चाहे राजनीतिक पद हो, चाहे समाज सेवा के पद हो, जहां भी आप जाओ, अपने परिवार का, अपने माता पिता का और अपना समाज का नाम रोशन करो, और जब बहुत बड़े पदों में पहुंच जाओ तब इस नारायण बेनीवाल को भी आप याद रखें। ये चीज आपसे मैं निवेदन करूंगा। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। बिल्कुल, धन्यवाद सर। मंगल कामनाएं ललिता। धन्यवाद सर। माइक मत खोलिए अभी अपना, अभी धन्यवाद प्रस्ताव के लिए ही मैं आगे बढ़, और धन्यवाद प्रस्ताव के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ राधिका को। राधिका। जय श्री कृष्ण सर। आदरणीय, मैं राधिका शर्मा गुवाहाटी आसाम से आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हम बच्चों की छोटी से छोटी सवालों का जवाब दिया, वो भी बहुत अच्छे से, और उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म में आकर बहुत अच्छा लगा होगा आपको। धन्यवाद। जब भी कहीं मैं बात जाता हूँ तो चिंता है बचपन का अतुलित आनंद, मुझे हमेशा जो नन्हे मुन्ने बच्चे जो जुड़े हो, मुझे भी आज आप लोगों ने बचपन की याद दिला दी, और मैं एक बार पुनः इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का, और विशेषकर इस डिजिटल बाल मेले का जो आयोजन आपने किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जी आभार सर, काफ़ी अच्छी हिंदी बोलती हैं वैसे आप, असम से होते हुए भी राधिका। बहुत बहुत आभार सर, आप आज आए, और आशा है पुनः आपसे मुलाकात होगी। ठीक ऐसा ही लगा जैसे कोई मुखिया घर का बैठ के हमें कुछ समझा रहा है, घर के आंगन की बात चल रही है, आज वही अनुभव हुआ, और आशा है आपके पुनः आशीर्वचन मिलेंगे। बहुत बहुत आभार सर। आप सबको शुभकामनाएं बच्चों को, आप लोग आगे बढ़ो। जी थैंक यू सर, बाय। आप लगातार विधायक बनते रहो। थैंक यू। प्रणाम सर। बाय सर। थैंक यू। बाय सर। पुनः एक बार ललिता को शुभकामनाएं, वो आज की लीडर बन गई हैं। शुभकामनाएं ललिता। प्रणाम सर। ललिता वैसे आप तो रिकॉर्ड बनाती जा रही हो, बार बार लीडर बन